हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस बुक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। गांव, शहर और व्यापार। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, लोहे के औजार और खेती। देखिए, आयरन के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि मेगालिथिक बरियल साइट्स में मृतक व्यक्ति के साथ लोहे के औजार, हथियार और उपकरण साथ में दफनाए जा रहे थे। फिर हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा कि लोहे के हल्के फाल अब बनने लगे थे, जिससे कि कृषि बेहतर ढंग से की जा रही थी। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। These included एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट्स एंड दी आयरन प्लॉशियर। देखिए, हमें कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं जिससे कि जंगलों को साफ किया जाता था, और लोहे के हल्के फाल के भी साक्ष्य मिलते हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं। द प्लॉशियर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। देखिए, जब लोहे के फाल इस्तेमाल किए गए तो कठोर मिट्टी को जोतना आसान हुआ, जिससे कि कृषि बेहतर ढंग से की जा सकी। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो आप चैप्टर 4 को देख सकते हैं और चैप्टर 5 के लेक्चर को आप देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। आइए इसको देखते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। देखिए, समृद्ध गांव के बिना जो राजा थे या राज्य थे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. देखिए, नए टूल्स मतलब आयरन का इस्तेमाल हो रहा था और ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम भी यूज में आ गया था। ट्रांसप्लांटेशन, देखिए इन दोनों चीजों को चैप्टर 5 में, चाहे आयरन के बारे में हम लोगों ने बात की हो, फिर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने चैप्टर 5 के लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहां से इन चीजों को देख सकते हैं। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इरिगेशन वर्क्स दैट वेयर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। देखिए, सिंचाई के लिए इस वक्त नहरें बनाए गए, कुएं बनाए गए, टैंक्स मतलब तालाब बनाए गए या फिर कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु लिव्ड इन दी विलेजेस। गांव में कौन रहते थे। देयर वेयर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए, चाहे नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, विलेजेस में 3 तरह के लोग रहते थे। अभी हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इन दी तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र में, मतलब अभी हम लोग साउथ का पहले देखने वाले हैं। पहला, लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नोन एज वेल्लेलार।
बड़े भूस्वामियों को वेल्लेलार कहा जाता था। जिनके पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें होती थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, उनको वेल्लेलार कहते थे। दूसरे लोग, ऑर्डिनरी प्लोमेन वेयर नोन एज़ उज़ावर, साधारण हलवाहों को उणवार कहते थे। थर्ड, लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वेयर नोन एज़ कदाइसियार एंड अदीमई। भूमिहीन मजदूर या फिर जो दास होते थे, उनको कदैसियार या अदाइमई उनको कहा जाता था। तो ये 3 तरह के लोग तमिल क्षेत्र में थे। देखिए ये जो नाम है वेल्लेलार, उनवार, कदैसियार और अदाइमई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वेल्लेलार किनको कहा जाता था, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बड़े भूस्वामी या फिर लार्ज लैंड ओनर्स। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्राम भुजक। देखिए नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में जो गांव का प्रधान था उसको ग्राम भुजक कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भुजक कहलाता था। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। देखिए एक ही फैमिली में जो पुरुष होते थे वो जनरेशंस बाय जनरेशंस ग्राम भोजक बनते थे। मतलब कि ये जो पोस्ट था, ग्राम भोजक का जो पोस्ट था वो हेरेडिटरी था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, यानी कि ये पद अनुवांशिक था। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। देखिए जो नॉर्थ साइड में जो हम लोग देख रहे हैं बड़े भूस्वामी को, लार्जेस्ट लैंड ओनर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्राम भोजका। और साउथ साइड में लार्ज लैंड ओनर्स को हम लोग क्या कहते थे, वेल्लेलार। तो ये नाम हमें याद रखने हैं। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। देखिए ग्राम भोजक के पास दास होते थे और मजदूर होते थे जो कि उनकी जमीन पे, ग्राम भोजक की जमीन पे काम करते थे। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। देखिए ग्राम भोजक प्रभावशाली थे गांव में, तो राजा इनको टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ही ऑल्सो फंक्शनड एज जज एंड समटाइम्स एज पुलिसमैन। देखिए जो ग्राम भोजक होते थे वो कभी कभी न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भुजका देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom वेयर स्मॉलर लैंड ओनर्स। देखिए ग्राम भुजका जो थे वो लार्ज लैंड ओनर्स थे और कुछ स्मॉलर लैंड ओनर्स भी थे जिनको गृहपति कहा जाता था, और ये इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, स्वतंत्र कृषक थे। ग्राम भुजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। And then there were men and women such as Dasa Karmkara who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others। देखिए इनके अलावा कुछ पुरुष और स्त्रियां भी होती थी जिनको दास कर्मकार कहते थे। इनके पास कोई जमीन नहीं होती थी और ये अपनी जीविका दूसरों की जमीन पे काम करके चलानी पड़ती थी इनको। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इन मोस्ट विलेजेस देयर वेयर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। देखिए अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो हम लोगों ने नॉर्थ साइड में देखा कि ग्राम भोजका होते थे जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंट फार्मर्स या फिर स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे जिनको कि गृहपति कहते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी और वो दूसरों की जमीन पे काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उनको दासा कर्मकारा के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 लोग हो गए नॉर्थ साइड में। इसके अलावा भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस में ब्लैक स्मिथ होते थे, पॉटर होते थे, कारपेंटर होते थे या फिर वीवर होते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, प्राचीनतम तमिल रचनाएं।
सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। दे वेयर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies of poets that were held in city of मदुरई। देखिए, इनको संगम लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रची गई थी और कंपाइल की गई थी, इनको एक सभा में रचा गया था जिसको कि हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। और ये सभा किनका था? पोएट्स का, कवियों का एक सभा हुआ था जहां पे कि बहुत सारे कवि आए थे और बैठ के उन्होंने संगम लिटरेचर को कंपोज किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? मदुरई शहर में। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी नाम देखा है, वेल्लेलार, लार्ज लैंड ओनर्स को वेल्लेलार कहते थे। ऑर्डिनरी प्लॉमैन को उजावार कहते थे। लैंडलेस लेबर्स या फिर स्लेव्स को कदईसियार या अदीमई कहते थे। तो ये जो नाम है वेल्लेलार, उजावार, कदईसियार, अदीमई, ये संगम साहित्य में ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कॉइन्स, सिक्के। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period। देखिए, इस पीरियड को बिलोंग करने वाले जो कॉइन्स हैं वो हजारों की संख्या में पुरातत्वविदों को मिले हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। The earliest coins which were in use for about 500 years were punched mark coins। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। अब हम लोग पंच्ड मार्क कॉइन्स के बारे में देखने वाले हैं। जब हम लोग महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि राजा अपनी सेना रखने लगे थे और उन सेना को जो वेतन दी जाती थी वो पंचमार्क कॉइन्स के थ्रू दी जाती थी। तो पंचमार्क कॉइन्स होते क्या थे? देखिए, पंचमार्क कॉइन्स वेर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। देखिए, या तो ये रेक्टेंगुलर शेप के होते थे या फिर स्क्वायर शेप के होते थे या फिर गोल शेप के होते थे। या तो इनको किसी मेटल शीट से काट कर बनाया जाता था या फिर कोई स्फेरिकल बॉडी होती थी, मेटल ग्लोब्यूल्स होते थे, उसको दबा के फ्लैट कर दिया जाता था और उससे बनाया जाता था। तो ये दो तरीकों से बनाए जाते थे। शेप तीन तरह के होते थे। The coins were not inscribed, but were stamped with symbols using dies and punches. Hence they are called punched mark coins। देखिए, इनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, बल्कि डाइज और पंचेस का इस्तेमाल करके इन पे ठप्पा लगाया जाता था। इसीलिए इनको पंच्ड मार्क कॉइन्स कहते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries of Common Era। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स को देख लिया। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। देखिए, दो मेजर रूट्स पे था जहां से कि ट्रैवल मतलब यातायात हो रहा था और ट्रेड मतलब व्यापार हो रहा था। नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में आने वाले रास्ते पे ये पड़ता था और नॉर्थ से साउथ जाने वाले रास्ते पे भी ये पड़ता था। तो इसलिए मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हमारा हो जाता है। देयर वेयर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर भी थे।
फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। देखिए आसपास जो किसान और पशुपालक रहते थे वो मथुरा में रहने वाले लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करवाते थे, फूड प्रोवाइड करवाते थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा was also a center where some extremely fine sculpture was produced। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अराउंड 2000 years ago मथुरा became the second capital of कुशाण। देखिए 2000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले मथुरा जो है वो दूसरी राजधानी बनी थी कुशाण की। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुशाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा was also a religious center। There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna। देखिए मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पे बौद्ध और जैन मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं, बौद्ध विहार भी देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स, जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं और ये कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in मथुरा। देखिए मथुरा में पत्थरों पर इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं और मूर्तियों पर भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines। देखिए ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है, मतलब संक्षिप्त अभिलेख हैं जो कि पुरुषों और स्त्रियों द्वारा गिफ्ट में दी जाती थी। कहाँ? मोनेस्ट्रीज में, मतलब विहारों में और मंदिरों में। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। These were made by kings and queens, officers, merchants and craftsperson who lived in the city। देखिए प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों के बारे में पढ़ा, तो वे कौन होते थे? राजा होते थे, रानी होते थे, अधिकारी होते थे, व्यापारी होते थे या फिर शिल्पकार होते थे, जो कि इन इंस्क्रिप्शंस को गिफ्ट के रूप में मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को देते थे। For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers और perfumers। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख हमें मिलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्प तथा शिल्पकार। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। देखिए कहीं पे मान लीजिए एक्सकेवेशन हुई हो या फिर खुदाई हुई हो तो वहां से हमें क्राफ्ट्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। It get its name from the fact that it generally found in the northern part of the subcontinent। ये जो पॉलिश्ड वेयर है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता था, इसलिए इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स में हैव नॉट बीन सर्वाइव्ड। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इंपॉर्टेंट। देखिए हमें विभिन्न ग्रंथों से या टेक्स्ट से यह पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण उस वक्त था। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। देयर वेयर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर में वाराणसी हो गया और दक्षिण में मदुरई हो गया। बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दिस सेंटर्स। देखिए इन केंद्रों पे स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। मेनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। देखिए बहुत सारे शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिनको कि हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं।
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। These श्रेणीज of craftsperson provided training, procured raw material and distributed the finished product. देखिए, शिल्पकारों की जो श्रेणियां होती थी, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते थे, मतलब काम में प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे और फिनिश प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता था प्रोडक्ट, उसका फिर वितरण करते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। फिर जो व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी, वो व्यापार का संचालन करते थे, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणियां जो थी बैंक के तरह भी काम करती थी, जहां पे कि स्त्री और पुरुष जो है अपने पैसे जमा करते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, मतलब इनको जो पैसा मिलता था वो उसको इन्वेस्ट कर देते थे। द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो इन चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले पात्र। देखिए, हम लोगों ने अभी ये देखा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें बहुत सारे ऐसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं। तो ये क्या होते हैं? एनबीपीडब्ल्यू इज हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज स्किल which resulted in the blackening of its outer surface. इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror-like shine. इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। हम लोगों ने यहाँ पे एनबीपीडब्ल्यू या फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में जान लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारी। द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स, वेयर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। देखिए, जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं, वो हमें विभिन्न पुरास्थलों से मिले हैं थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट में। मतलब देखिए, इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में बनाए जाते थे, लेकिन हमें विभिन्न जगहों से ये मिले हैं। इसका मतलब ये है, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बेचते थे। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। ट्रेडर्स may have carried them from place to place where they were made to sell them at other places. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे, वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। इस चीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। देखिए, रोमन एम्पायर में काली मिर्च की बहुत मांग थी, इतनी ज्यादा मांग थी कि वहां पे इसे ब्लैक गोल्ड या काले सोने के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। There must have been quite a lot of trade, as many gold coins have been found in South India. देखिए, रोम और भारत के बीच में जो व्यापार है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि हमें साउथ इंडिया से रोम के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिकामेडू के बारे में। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. देखिए, 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहां पे कि दूर दूर से जहाजें आती थी और अपने सामान को वहां पे लोग उतारते थे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले
अरिकामेडु एक पत्तन था, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. यहाँ पे एक ईंटों का बड़ा ढांचा मिला है जो कि संभवतः वेयर हाउस या फिर गोदाम रहा होगा। देखिए, यहाँ पे जो जहाजें आती थी उनसे सामान उतारे जाते थे, तो इसी वेयर हाउस में इन सामानों को रखा जाता होगा। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोरे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। और ये पात्र कैसे होते थे? टॉल होते थे, लंबे होते थे, डबल हैंडल्ड जार्स होते थे दैट कंटेंट लिक्विड्स सच एज वाइन और ऑयल। देखिए, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार के लंबे लंबे जार होते होंगे और इनमें दोनों तरफ हैंडल्स होते थे और इनमें वाइन या फिर तेल रखे जाते थे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए पत्ते लगे हैं। और जो दूसरा चीज हमें मिला है वो है स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज एरेटाइन वेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टैम्प्ड मोल्ड। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो एम्फोरा था जो हमें यहाँ पे मिलता है और दूसरा एक एरेटाइन वेयर था जो हमें एरिकामेडू से प्राप्त हुआ है। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली दो रोमन डिजाइन वेयर यूज। यहाँ से हमें एक दूसरे तरह की भी पॉटरी देखने को मिलती है जो कि लोकली बनाई जाती थी, लेकिन उस पे रोमन डिजाइन हमें मिलते हैं। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट दी साइट। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। देखिए, इसका मतलब यह था कि रोम और भारत के बीच में व्यापार इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा था। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वेयर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। देखिए, यहाँ पे हमें मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं और ये किससे बनते थे? सेमी प्रीशियस स्टोन्स मतलब अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से और शीशे से। यहाँ पर शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखिए, थोड़ा सा फैक्चुअल है, एक दो बार पढ़ लेंगे आपके दिमाग में चीजें बैठती चली जाएंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग दी कोस्ट्स। समुद्र तटों से लगे राज्य। द साउदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। अमॉन्ग द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल। इस चीज को समझते देखिए, जो भी चीफ होते थे या फिर सरदार होते थे या फिर जो राजा होते थे, वो अगर ऐसे रिवर वैलीज पे जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी उस पे अगर अपना कब्जा जमा पाते थे तो वो बहुत ही रिच हो जाते थे और पावरफुल मतलब शक्तिशाली भी हो जाते थे। कैसे? देखिए, अगर जमीन उपजाऊ है तो वहां से कृषि बहुत बेहतर ढंग से की जा सकेगी। अगर कृषि बेहतर ढंग से होगी तो कृषि अधिशेष बहुत अच्छे तरीके से उत्पन्न होगा और जब कृषि अधिशेष उत्पन्न होगा तो आप उसका इस्तेमाल उद्योग व्यापार में कर पाएंगे और जब उद्योग व्यापार में उसका इस्तेमाल होगा तो इकोनॉमी खुद ब खुद स्ट्रांग होती चली जाएगी और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जो सरदार होते थे और जो राजा होते थे उनके पास रिसोर्सेज बहुत मात्रा में आ जाएंगे। इस वजह से वो लोग पावरफुल होते चले जाएंगे। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम पोएम मेंशन दी मूवेंदर। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। देखिए, यहाँ ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मूवेंदर का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो उसका जिक्र हमें संगम पोएम में मिलता है, संगम की कविताओं में मिलता है। दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया।
मूवेंदर का मतलब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मूवेंदर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है तीन मुखिया या फिर थ्री चीफ्स। इट इज यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। द चोलास, चेरास एंड पांड्यास हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड, वन ऑन द कोस्ट। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। ऑफ दी सिक्स सिटीज, टू वेयर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। ये देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है, इसको आपको याद रखना है। पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलास, और दूसरा मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। पहला, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम। दूसरा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from people. देखिए, ये जो चीफ होते थे, ये मुखिया जो होते थे, ये रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, बल्कि ये गिफ्ट्स डिमांड करते थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिटरी एक्सपीडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। ये कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, मतलब मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे भी जाते थे, और नेबरिंग एरियाज मतलब आसपास के इलाकों से ट्रिब्यूट भी कलेक्ट करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers and poets. देखिए, ये जो धन लाते थे, कुछ अपने पास रख लेते थे और बाकी जो धन बचता था वो इनके सपोर्टरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वितरण कर देते थे। और इनके सपोर्टर में कौन थे? इनके परिवार के सदस्य थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे और कवि थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs, who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloths. अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब आगे चलते हैं। Around 200 years later, a dynasty known as Satavahanas became powerful in the Western India. देखिए, 200 सालों के बाद एक डायनेस्टी वेस्टर्न इंडिया में बहुत पावरफुल हो गई और वो डायनेस्टी का नाम था सतवाहनास। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वाज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। देखिए, सतवाहनास के जो एक महत्वपूर्ण राजा हुए वो थे गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। देखिए, हमें गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी के बारे में एक अभिलेख से पता चलता है, जो कि उनकी माँ के द्वारा कंपोज किया गया था। उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालाश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। He and other Satvahana rulers were known as Lord of Dakshinpatha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. वो और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। देखिए, यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिल्क रूट एंड दी कुशान्स, रेशम मार्ग और कुशान। देखिए, सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ दी रूट। कुछ शासक इन रास्तों पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे।
कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। सिल्क रूट जो था वो वेस्ट को मतलब यूरोप को, ईस्ट से मतलब चाइना और इंडिया से जोड़ता था। तो शासक जो थे वो इस मार्ग पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वेयर ब्रॉट बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। इससे उनको टैक्सेस मिलती थे, कर मिलते थे, ट्रिब्यूट्स मिलते थे या फिर गिफ्ट्स मिलते थे, जो कि ट्रेडर्स ट्रैवल करते टाइम इन राजाओं को देते थे। इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. इसके बदले में जो राजा थे वो इन ट्रेडर्स को मतलब व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इससे लुटेरों से। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वेयर द कुशान्स। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में कुशान थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट एशिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। 2000 वर्ष पहले सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर इनका शासन था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इनके राज्य में शामिल था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ड्यूरिंग देयर रूल a branch of the Silk Route extended from the Central Asia down to the seaports at the mouth of river Indus. इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी, मतलब पोर्ट्स तक जाती थी। फ्रॉम देयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। फिर उन पोर्ट से मतलब इंडस नदी में जो सी पोर्ट्स थे फिर वहां से इन सिल्क को शिप किया जाता था। कहां पे? वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।